वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यासिर अली क्लासेस। आज मैं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। आपने मुझसे सवाल पूछा कि सर एक चीज बताइए कि आखिरकार न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स जो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं उसकी शुरुआत कहां से होती है। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले हमको समझना है 5 बेसिक टर्म, जिन टर्म पे न्यूट्रिशन बेस्ड है। उन टर्म को समझने के बाद उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसका पहला मतलब है इंजेशन। ठीक है, पहला नाम है इंजेशन। ठीक है, इंजेशन किसके लिए कहा जाता है और कैसे कहा जाता है वो चीज मैं अब आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूं। देखो, कोई भी चीज जब हम खाते हैं या देखते हैं, ठीक है, तो हम देख रहे हैं उन सारी चीजों को, तो हम कहेंगे कि भाई हम देख रहे हैं। अगर हमें किसी चीज से न्यूट्रिशन हासिल करना है तो जाहिर सी बात है कि उस चीज का सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर जाना जरूरी है, मतलब हमारी बॉडी का इंटेक जरूरी है। यह बात समझने की है थोड़ी सी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या कहा जाता है, इंजेक्शन किसके लिए कहा जाता है। इंजेक्शन कहते हैं कि इंटेक ऑफ द फूड इनटू द बॉडी। तो अगर मैं यहां लिख देता हूं कि इंटेक of food into the body। ठीक है, हम क्या कहेंगे, खाने को खाना। ठीक है, खाने का इंटेक करना हमारी बॉडी में क्या कहलाएगा, इंजेक्शन कहलाएगा। इसी को हम इंजेक्शन कहते हैं कि खाने को हम इंड्यूस कर रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। यहां तक बात समझ में आई। दूसरी टर्म है, मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं, ये बहुत छोटी बातें होती हैं। ठीक है, दूसरी टर्म है हमारे पास डाइजेशन। ठीक है सर, डाइजेशन दूसरी टर्म है हमारे पास। ठीक है, डाइजेशन एक दूसरी टर्म है। डाइजेशन किसके लिए कहते हैं वो चीज अब जरा हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। ठीक है, डाइजेशन किसके लिए कहते हैं। देखो, सबसे पहली चीज बताता हूं, डाइजेशन आखिरकार हुआ क्यों है, किस लिए डाइजेशन कहा जाता है, पता है। देखो क्या होता है, हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, फैट्स, अमीनो एसिड्स, ये सब क्या खाते हैं, इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म खाते हैं। किसमें खाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल की फॉर्म में खाते हैं। और हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे हमारे सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। और जो हमारे मसल सेल्स हैं उनको प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, किसकी जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है। और जो हमारे जो लिवर है हमारा, और जो हमारे फंक्शनल ऑर्गन्स हैं उनको किसकी जरूरत होती है, मेजरली फैट्स की जरूरत होती है। 2 तरह के फैट्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, एक तो गुड फैट पाया जाता है, दूसरा बैड फैट पाया जाता है। ठीक है, तो वो अभी डिस्कस नहीं करना है। अभी जनरली सिर्फ इतनी बात समझनी है कि आखिरकार डाइजेशन किसके लिए कहा जाता है। तो देखिए, डाइजेशन किसको कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, डाइजेशन is the biological process in which the complex food material change into simplest food material। किसमें चेंज हो जाता है, सिंपलेस्ट फूड मटेरियल के अंदर चेंज हो जाता है। यहां तक बात थोड़ी सी आप लोगों को समझनी है कि डाइजेशन किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल आया, किसके अंदर टूटा, सिंपलेस्ट फूड मटेरियल के अंदर टूटा। ठीक है सर, तो अब देखिए, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जनरली अगर मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि सर क्या चीज होती है, कौन कौन से फूड मटेरियल हैं जो टूटते हैं, तो देखो, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास है, क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये हमारा फूड मटेरियल है। ये क्या है, ये हमारा
फूड मटेरियल है, ये हमारा फूड मटेरियल। कुछ भी खा लें हम, पहुंचना हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ यही है, हम कुछ भी खा सकते हैं, पहुंचेगा सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर ये हमारा फूड मटेरियल है। इस बात को थोड़ा सा जरा अपने माइंड में बिठाइएगा कि आखिरकार मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने इंजेक्शन आपको बताया, मैंने इंजेक्शन यहां पर आपको दिखाया कि भाई ये क्या है, ये क्या है, हमारे पास पूरा का पूरा इंजेक्शन मैंने आपको बता दिया कि भाई ये इंजेक्शन है, किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद मैंने आपको डाइजेशन बताया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी पूरी बॉडी की। और अगर मैं बताऊं आपको, एग्जामिनेशंस के अंदर सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी से पूछे जाते हैं तो वो डाइजेशन से पूछे जाते हैं। लोग आकर पूछते हैं कि डाइजेशन क्या है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का किसमें, सिंपलेस्ट फूड मटेरियल में चेंज हो जाए। आपने कहा सर एक बात बताइए आप कि कॉम्प्लेक्सिटी से सिंपलिसिटी की तरफ जाने के लिए आखिरकार होता क्या है। देखो सबसे पहले क्या होता है, तसव्वुर कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास फैट है। ओके, हमारे पास क्या है, फैट है। फैट के हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, कुछ बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल है फैट का, इस तरीके से हमारे पास, ठीक है, ये फैट का मॉलिक्यूल है और हमारी बॉडी इतने बड़े मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ये क्या है, फैट का मॉलिक्यूल है। तो अब ये हमारी बॉडी क्या करती है कि इस लार्ज ग्लोब्यूल को, आप इसको लिख सकते हैं, इस लार्ज ग्लोब्यूल को हमारी बॉडी क्या करती है, इस लार्ज ग्लोब्यूल को हमारी बॉडी तोड़ देती है छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर, स्मॉलेस्ट ग्लोब्यूल्स के अंदर, और इसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको समझनी है कि आखिरकार क्या है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है आपको कि आखिरकार मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद देखिए फर्दर हम अगर उससे नीचे आते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि सर आपने हमको बताया कि इंजेक्शन हो गया, सर आपने हमको बताया कि डाइजेशन हो गया, सर इसके बाद अगला प्रोसीजर क्या है, क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, उसके बाद जो अगला प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है एसिमिलेशन। कौन सा प्रोसीजर है, एसिमिलेशन प्रोसीजर है। समझ में आई बात, एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन के अंदर क्या होगा कि भाई जो एनर्जी है, जो फूड आपकी बॉडी के अंदर गया है, उस फूड को ये लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। हमारी बॉडी क्या करेगी, उस फूड से, एक सेकंड रुकिए, उस फूड से हमारी बॉडी क्या करेगी, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेगी, एक्सट्रैक्शन करेगी। किसका, एक्सट्रैक्शन करेगी, किसका, एनर्जी का एक्सट्रैक्शन करेगी। एनर्जी का एक्सट्रैक्शन करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे। तो अब पता चला कि सर एसिमिलेशन हमारे पास समझ में आ गया, हमको हमारे समझ में आ रहा है कि एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन के बाद कौन सा प्रोसेस है, एसिमिलेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन के बाद कौन सा प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जब निकल आया, जब सारे की सारी एनर्जी कहां निकल गई, हमारी बॉडी के अंदर निकल आई, एनर्जी निकल आई। ठीक है, मेरी तरफ देखिए क्या बता रहा हूं कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन होके क्या हुआ, एनर्जी निकाल ली हमने, किससे, एसिमिलेशन के जरिए। इस एनर्जी को हमने किससे एक्सट्रैक्ट कर लिया, एसिमिलेशन के जरिए। अब ये एक्सट्रैक्ट करी हुई एनर्जी कहां जाएगी, ये जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करी है, ये बॉडी, ये जो वेरियस बॉडी है, ये जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है, इस बॉडी के पास, ये जो पूरी बॉडी है, इस बॉडी के पास ये एनर्जी जाएगी। समझ में आ रही बात, ये पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर होगी हमारी बॉडी के अंदर, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे कि सर आखिरकार एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो मैं फिर बता रहा हूं कि इंजेक्शन किसको बताया मैंने, कि भाई मैंने कह दिया यहां पे, मैंने यहां आपसे कहा था कि इंजेक्शन क्या होता है, इनटेक करना, डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलेस्ट फूड मटेरियल में चेंज करना। यहां तक बात समझ में आ रही है। उसमें मैंने फैट का एक एग्जांपल दिया कि भाई अब फैट हमारी बॉडी में सबसे हाईएस्ट या हैवीएस्ट कह सकते हैं आप मॉलिक्यूल, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रेजेंट रहता है तो फैट का ग्लोब्यूल रहते हैं। ठीक है, वो फैट के ग्लोब्यूल्स टूट जाते हैं छोटे 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 टुकड़ों के अंदर, इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट उनका कहा जाता है। उसके बाद बताया एसिमिलेशन किसको कहते हैं, कि जो खाना
जो खाना आपने खाया है उस खाने से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना। मैंने लिखा है कि भाई जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी है उस बॉडी की एनर्जी को आप क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो एनर्जी कहाँ जाएगी, बॉडी के अंदर जाएगी। बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है। अब देखिए क्या होता है कि वो एनर्जी बॉडी के अंदर चलेगी, लेकिन वो जो वेस्ट फूड है, वो जो फूड है वो फूड अभी तक आपके स्टमक के अंदर मौजूद है। वो फूड कहाँ है, अभी तक आपके स्टमक के अंदर यहाँ पर है। अब क्या था कि भाई आपने क्या काम किया कि इसके अंदर से सारी की सारी जितनी भी एनर्जी है उस पूरी की पूरी एनर्जी को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब ये फूड कहाँ जाएगा, इस फूड को क्या हुआ कि भाई हमारे खाना खाने का जो मेन मोटिव था वो क्या था, मेन मोटिव ये था कि हम क्या करेंगे, उस खाने को, उससे एनर्जी हासिल कर लेंगे। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, एनर्जी को हासिल कर लेंगे, जो चीज हमने यहां से हासिल कर ली है। बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है, जो हमने क्या कर लिया, यहां से हासिल कर लिया है। समझ में आई बात, एनर्जी हमने निकाल ली यहां से। बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, एनर्जी हमने यहां से निकाल ली, बात बिल्कुल क्लेरिफाई हुई। उसके बाद क्या है कि भाई जो फूड बचा, इस फूड से वेस्ट मटेरियल कहां जाएगा, इस फूड का वेस्ट मटेरियल हम बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल समझ में आई बात। और इसी प्रोसेस को मैंने क्या बताया, देखो मैंने सबसे पहले तुमसे क्या कहा, मैंने सबसे पहले तुमको क्या बताया कि सबसे पहला प्रोसेस क्या है, इंजेशन है। दूसरा प्रोसेस क्या है, डाइजेशन है। तीसरा प्रोसेस क्या है हमारे पास, एसिमिलेशन है। चौथा प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, अब एब्जॉर्ब हो गया, एनर्जी निकल गई, तो अब जरूरत किस चीज की है हमको, अब उस फूड की जरूरत नहीं है जो हमारे स्टमक के अंदर, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रुका हुआ है। अब उस फूड को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, बिल्कुल वेस्ट कर देंगे। ठीक है, इजेशन कहते हैं इसको हम क्या कह देंगे, इजेशन कह देंगे। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा। ठीक है, इसको क्या कह देंगे, इजेशन कह देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये क्या होगा, ये 5वां प्रोसेस होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। बात यहां तक क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं जो बताना चाह रहा हूं उन सारी चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि ये बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं। मैं आपको समझा रहा हूं कि आखिरकार इजेशन किसको कहा जाता है। तो देखो इजेशन किन सारी चीजों के लिए कहेंगे कि भाई जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर देना, निकाल देना। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि आपने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर आप हमको एक चीज बताइए। मैंने पूछा बेटा क्या, बताओ क्या जानना चाहते हो आखिरकार। आपने कहा कि सर अगर इस वेस्ट मटेरियल को हम अपनी बॉडी के अंदर ही छोड़ दें तो क्या होगा, ये वेस्ट मटेरियल हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से जितनी भी नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की वो नहीं हो सकती। ये बात आप अपने माइंड में सेटल कर लीजिए बिल्कुल। इसीलिए जितना भी वेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट होती है, फौरन की फौरन हमारी बॉडी उसको एक्सक्रीट कर देती है, बाहर निकाल देती है। यही पूरी की पूरी वजह होती है, यही वजह है। अब देखो यहां तक 5 चीजें हमारे समझ में बिल्कुल आ चुकी हैं। यहां तक हमने 5 चीजें आपको बता दी। ठीक है, वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं, मैंने न्यूट्रिशन आपको समझा दिया। ठीक है, यहां से न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इंजेक्शन मैंने आपको बता दिया, डाइजेशन मैंने आपको बता दिया, फैट मैंने आपको बता दिया, एसिमिलेशंस मैंने आपको बता दिए, इजेशन मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें बता दी। अब बोलते हैं, अब आते हैं एक मेन टॉपिक पर जिसका नाम क्या है, इसका नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, यहां से एक्चुअली जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग नाम का टॉपिक है वो यहां से चालू होता है। उस टॉपिक को आज हम यहां से चालू करेंगे। देखिए ठीक है, उस टॉपिक को आज हम यहां से चालू करेंगे। ओके न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि आखिरकार न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग होता क्या है, किस चीज़ को न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। देखो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हमारा सबसे पहले अगर हम खाना खाते हैं तो कहाँ जाता है, माउथ के अंदर जाता है। ठीक है, माउथ से वो खाना कहाँ जाता है भाई, आपकी बक्कल कैविटी में एंटर करता है। कहाँ एंटर करता है, बक्कल कैविटी के अंदर वो खाना एंटर करता है। बक्कल कैविटी से वो खाना कहाँ जाता है, आपका फूड पाइप के अंदर जाता है, जिसको ईसोफेगस भी कहा जाता है, भी आगे डिस्कस करेंगे। ईसोफेगस से वो खाना कहाँ जाता है, स्टमक के अंदर चला जाता है। ठीक है, स्टमक से वो खाना कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो खाना कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन
इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन से वो खाना क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, किससे, एनस के जरिए। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है किसका, इस पूरे के पूरे पाथवे को, अगर एक्चुअली मैं पूरा का पूरा पाथवे आपको बताऊं कि इस पूरे पाथवे को हम क्या कहते हैं, इस पूरे के पूरे समूह को, इस पूरे ऑर्गन के और जो एक स्पेसिफाइड ऑर्गन बनाया है, एक लेवल ऑर्गन बनाया है कि भाई सबसे पहले कहाँ जाएंगे, माउथ में जाएंगे, माउथ से बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से फूड पाइप में, फूड पाइप से स्टमक के अंदर, स्टमक से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर एनस के जरिए वो फूड बाहर निकल जाएगा। यहीं पर क्या होगा, यहीं पर आपका इंजेशन होगा, ठीक है, यहीं पर आपका क्या होगा, इंजेशन होगा, उसके बाद फिर आपका डाइजेशन होगा, ठीक है, इन्हीं पार्ट्स के अंदर डाइजेशन होगा, फिर यहीं पे आपका एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन यहां पर आपका होगा, ठीक है, एसिमिलेशन यहां पर होगा, ओके और उसके बाद फिर आपका क्या होगा भाई, आपका एब्जॉर्प्शन यहां पर होगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा और फिर उसके बाद इजेशन होगा। ये सारे के सारे पार्ट यही हैं, तो सब कुछ यहां इस जगह पर होगा। अब आगे क्या काम करना है, देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, आगे क्या काम करना है, ठीक है, ये सारा का सारा काम क्या हो गया। अच्छा, इस पूरे पाथवे को क्या कहते हैं सर, क्या कोई स्पेसिफिक नाम है? हाँ बेटा, इसका एक बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नाम एक्चुअली दिया जाता है, ठीक है, इसका एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है, ये माउथ से स्टार्ट होती है, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होती है, माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, एनस तक जाती है। बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इट इज़ अबाउट, इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्पेशल पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। इट इज़ अबाउट 6 to 9 मीटर लॉन्ग, कितनी मीटर लॉन्ग होती है, 6 से 9 मीटर लॉन्ग होती है। और अगर इस सवाल के बारे में मैं बताऊं तो ओलंपियाड का क्वेश्चन बता रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा, ओलंपियाड का क्वेश्चन बता रहा हूं, ये क्वेश्चन ओलंपियाड के अंदर पूछा जा चुका है। और हाँ, एनटीएससी के अंदर भी ये क्वेश्चन, नेशनल रिटन साइंस एग्जामिनेशन के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो आखिरकार कितने मीटर की होती है। तो मिनिमम बच्चों के अंदर एलिमेंट्री कैनाल अगर हम देखें तो 6 मीटर लॉन्ग होती है, और अगर एक एडल्ट के अंदर देखें तो 9 मीटर से ज्यादा नहीं होती। कुछ किताबें इसको 9 मीटर कंसीडर करती हैं, कुछ किताबें इसको 9.2 मीटर कहती हैं, लेकिन एनसीईआरटी इसको 9 मीटर की बताती है। यहां तक बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है। अब देखिए, अगर अगला पार्ट हम डिस्कस करें कि सर यहां से बात स्टार्ट हो गई, अब हम आगे क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, तो देखो सबसे पहली चीज हमारे पास कौन कौन सी है। देखो सबसे पहला है हमारे पास माउथ। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं माउथ। देखो माउथ एक्चुअली इस तरीके से किसी भी इंसान का चेहरा ये होता है, ठीक है, हमने ये चेहरा बना लिया। अगर मान लो कि भाई ये उसकी आइज हैं, ये उसकी नोज है। अब तसव्वुर करो कि वहां पर, इमेजिन करो कि वहां पे मुंह उसका है ही नहीं, उसका माउथ है ही नहीं, तो माउथ किस तरीके से आप लोग बनाएंगे। अगर मैंने आपको दे दिया कि भाई ये लीजिए और आप जो है माउथ बना दीजिए, तो आप किस तरीके से माउथ को क्रिएट करेंगे। आप माउथ को क्या करेंगे, आप आएंगे और डायरेक्टली एक ट्रांसवर्स स्लिट लगा देंगे। ये क्या बन गया, इसका माउथ बन गया, ठीक है। तो माउथ क्या है, इट इज अ ट्रांसवर्स स्लिट, ठीक है, ये क्या है, एक ट्रांसवर्स स्लिट है, ठीक है। अब उस ट्रांसवर्स स्लिट से क्या होगा, देखिए वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि उस ट्रांसवर्स स्लिट से क्या होगा। अब ये ट्रांसवर्स स्लिट हमारे पास आ गई है, ये पूरी की पूरी ट्रांसवर्स स्लिट हमारे पास आ गई, ठीक है, ये ट्रांसवर्स स्लिट हमारे पास आ गई। अब इस ट्रांसवर्स स्लिट से क्या होगा कि इस ट्रांसवर्स स्लिट से 2 लिप्स बनेंगे, यहां से इसके 2 लिप्स क्रिएट हुए, ठीक है, ये लिप्स यहां से क्रिएट हुए, ठीक है। तो क्या पूछा जाता है कि माउथ क्या करता है, माउथ प्रोटेक्ट द बक्कल कैविटी। माउथ क्या करता है, बक्कल कैविटी को प्रोटेक्ट करता है। माउथ प्रोटेक्ट द बक्कल कैविटी। और जो लिप्स आते हैं वो क्या काम करते हैं, लिप्स लिप्स क्या काम करते हैं, ये चीज आप मुझको बता सकते हैं। लिप्स हेल्प्स इन फोनेशन। लिप्स किस में मदद करते हैं, फोनेशन के अंदर मदद करते हैं। किसके अंदर मदद करते हैं, फोनेशन के अंदर मदद करते हैं। ये फोनेशन क्या है, टॉकिंग यानी बोलने के लिए मदद करते हैं,
ये बात ध्यान रखिएगा, टॉक के लिए मदद करते हैं, इसकी वजह से हम बोल पाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई है? तो ये पूरा का पूरा माउथ का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगर हम माउथ के अंदर चलें तो माउथ खुलता है, माउथ एक बहुत बड़ी कैविटी के अंदर खुलता है जिस कैविटी का नाम है बक्कल कैविटी। जिस कैविटी का नाम क्या है? बक्कल कैविटी। जिस कैविटी का क्या नाम है? बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी दो चीजें अपने अंदर कंसीडर करती है, ठीक है। सबसे पहली है टंग, टंग, ठीक है, और दूसरा है आपके तीत, ठीक है। समझ में आई बात? ये दो चीजों के बारे में अब हमको डिस्कस करना है कि भाई ये टंग और ये तीत क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार टंग क्या काम करती है। अब एक चीज जरा इधर देखिएगा मेरी तरफ, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा सा जरा इधर देखिएगा, ये हमारी टंग है, ठीक है, ये हमारी टंग है। इसमें कुछ पोर्स बने हुए हैं, कुछ सेक्शंस यहाँ पे डिविजिबल हो गए हैं, ये कुछ सेक्शंस इन लोगों ने बना दिए हैं, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन बनाया कि ये स्वीट करेगा, मतलब कैसा टेस्ट करेगा? ये जो टिप ऑफ द टंग है ये स्वीट टेस्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला है वो कैसा करेगा? बिटर करेगा, ठीक है, कड़वा टेस्ट करेगा। यही वजह होती है कि जब हम दवा खाते हैं कोई भी, तो ये जो हमारे अंदर जो ये लर्निक्स के पास की जगह है, यहाँ क्या होता है कि हमको बिटरनेस महसूस होती है उस दवा की। और यहाँ पे अगर मैं ये बताऊं आपको तो यहाँ पे सोरनेस आएगी आपकी। समझ में आई बात? यहाँ पे क्या आएगी? सोरनेस आएगी। और ये दोनों आपस में मिलकर वर्क करते हैं और यहाँ पे साल्टी एरियाज आएंगे, यानी साल्टी आपको यहाँ पर मौजूद होगा। तो ये पूरा का पूरा हमारी टंग के वर्किंग है कि किस तरीके से टंग हमारी वर्क करती है इस जगह पे। अगर आपसे किसी ने सिंपली पूछ लिया कि भाई बताइए कि आखिरकार टंग किसके लिए कहा जाता है, ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताइए टंग किसके लिए कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? इट इज अ सॉफ्ट मूवेबल ऑर्गन विच प्रेजेंट इन माउथ, नहीं, माउथ वहां पे सही अल्फाज नहीं होगा, इन बक्कल कैविटी, विच प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी। बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है? जो कहां प्रेजेंट रहती है? बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। बात यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई हमारा जो माउथ है, जो ट्रांसवर्स स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है, इट ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी एंड बक्कल कैविटी कंसिस्ट द टू ऑर्गन्स, फर्स्ट वन इज द टंग एंड सेकंड वन इज द टीथ। टंग के बारे में मैंने बताया कि कौन कौन सा पार्ट उसके कौन कौन सा टेस्ट को करता है। भाई यहां तक बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है? अब बात करते हैं टंग के बारे में, सॉरी तीत के बारे में, कि आखिरकार तीत क्या चीज होती है। देखिए, अगर हम तीत की बात करें तो तीत के अंदर क्या होता है? इंसान के पास तीन तरह के दांत, चार तरह के दांत होते हैं। फोर टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। 4 टाइप्स ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट। 4 तरह के तीत जो है वो प्रेजेंट हैं। बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है? 4 तरह के तीत प्रेजेंट हैं। सबसे पहला तीत कौन सा है मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहला है इंसीजर। एक सेकेंड, इंसीजर, ठीक है। दूसरा तीत है हमारे पास, ठीक है, दूसरा तीत है हमारे पास कैनाइंस। तीसरा है मोलर। चौथा है प्रीमोलर, सॉरी, तीसरा है हमारे पास प्रीमोलर और चौथा है हमारे पास मोलर। यहां तक बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है? इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, यहां तक आप लोगों को समझना है ये। अच्छा, ये जो दांत हैं ये कितने तरह के? 4 तरह के, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? थीकोडोंट बोला जाता है। क्या? सॉरी, हेट्रोडोंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेट्रोडोंट बोला जाता है। हेट्रोडोंट बोला जाता है, ठीक है, हेट्रोडोंट बोला जाता है। एक टाइप्स और है दांतों की, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं थीकोडोंट। जिसको हम क्या कहते हैं? थीकोडोंट। जिसको हम क्या कहेंगे? थीकोडोंट बोलेंगे, थीकोडोंट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? थीकोडोंट बोलेंगे। अब थीकोडोंट क्या चीज होती है? कि द टीथ विच embedded the teeth
द टीथ विच एम्बेडेड इनटू द जॉज, जो कहां है, जॉस के अंदर एम्बेडेड हो, मतलब ये हमारे ये अपर जो है इस जॉस के अंदर इस टीथ इस तरीके से लगे हुए हो, उन टीथ्स को हम क्या बोलेंगे, थीकोडोंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थीकोडोंट बोलेंगे। बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, एक यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखिए टीथ जो है दो तरह के होते हैं, एक्चुअली जो टीथ होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है, दो तरह के टीथ होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के टीथ होते हैं, दो तरह के टीथ होते हैं। अब उन दो तरह के टीथ्स में भी क्या दिक्कत होती है मैं बताता हूं। देखो सबसे पहला है डेसिडुअस टीथ, डेसिडुअस टीथ, ठीक है। दूसरा है परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ, ठीक है। पहला टीथ कौन सा है, डेसिडुअस। इसको एक स्पेशल नेम और देते हैं, इसको एक स्पेशल नेम और देते हैं जिसका नाम है मिल्क टीथ, जिसको हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ भी कहते हैं, मिल्क टीथ। और इसको ही परमानेंट तो परमानेंट है कि भाई जो दूध के दांत निकलते हैं वो मिल्क टीथ कहलाते हैं। ये कब तक एपियर करते हैं, एपियर्स टिल 12 ईयर्स की एज, 12 ईयर्स तक मोस्टली ये दांत उखड़ जाते हैं। और बच्चों के अंदर इनकी दांत की तादाद 20 इन नंबर्स होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहां पे परमानेंट में इन दांत की तादाद 32 इन नंबर्स होती है। अब ऐसा नहीं है कि अगर 32 यहां पर है, अगर 32 यहां पर है तो सबके अंदर ही 32 टीथ पाए जाएंगे। किसी लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर अलग अलग तरह के टीथ्स भी पाए जाते हैं। यहां तक बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है आप लोगों की कि नहीं हो रही, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यहां तक बात समझ रहे हैं। तो देखो ये पूरा का पूरा ओवरव्यू मैं तुम लोगों को दे रहा हूं कि भाई ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टीथ है, दो तरह के हैं, डेसिडुअस टीथ यानी मिल्क टीथ आ जाता है, और ये परमानेंट टीथ, ये तो बाद में भी रहता है। बात क्लियर हुई। अब देखो एक चीज और बताता हूं मैं तुमको, अगर मैं तुमको एक चीज बताऊं कि भाई 12 साल तक की उम्र में एपियर होते हैं, ये 32 की एज में एपियर हो गए। यहां तक बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा अब देखो अगर एक चीज फाइनली अगर मैं तुमको एक चीज समझाने की कोशिश करूं तो क्या होगा कि भाई ये टीथ हमारे पास आ चुके हैं और इन टीथों को हम समझ भी चुके हैं कि भाई कुछ मिल्क होते हैं, कुछ डेसिडुअस होते हैं। यहां तक बात समझ में आई। अब आगे क्या पढ़ना है कि सर ऐसा एक दांत बताइए कि जो जिंदगी में सिर्फ एक ही दफा निकलता हो, उस टीथ को हम विजडम टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं, विजडम टीथ। क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। समझ में आ रही बात, क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। अब वो विजडम टीथ क्या होते हैं, द लास्ट मोलर आर कॉल्ड विजडम टीथ, आर कॉल्ड विजडम टीथ। लास्ट मोलर को हम क्या बोलेंगे, विजडम टीथ बोलेंगे। सबसे ज्यादा जो लास्ट मोलर होता है वो ये एपियर होता है एट द एज ऑफ 18 to 22, ठीक है, 18 से 22 साल की उम्र में ये एपियर होता है हमारे यहां पे। ये बात ध्यान रखिएगा सर कि आखिरकार ये विजडम टीथ किस तरीके से होता है और किस तरीके से ये काम करता है। ये जो टीथ का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इनेमेल जिसको बोला जाता है, ये टीथ का जो ऊपर वाला हिस्सा है इस तरीके से, ठीक है, ये वो अंदर इसके पल्प कैविटी जा रही होती है। सिर्फ जनरली मैं एक बात बता रहा हूँ, इनेमेल, ठीक है, इनेमेल इसके लिए कहा जाता है, इसके लिए एक स्पेशल पॉइंट बोला जाता है जिसमें कहते हैं हार्डेस्ट बॉडी मटेरियल, जिसके लिए क्या बोला जाता है, हार्डेस्ट बॉडी मटेरियल बोला जाता है। तो मैंने आप लोगों के साथ सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों के साथ माउथ डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था, माउथ डिस्कस किया था, ठीक है। सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ सर क्या डिस्कस कर लिया, माउथ डिस्कस कर लिया। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट द माउथ के बाद फिर मैंने आप लोगों के साथ क्या डिस्कस किया, बक्कल कैविटी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। बक्कल कैविटी के दो पार्ट थे, टंग, ठीक है, टंग एंड टीथ, दो पार्ट थे बक्कल कैविटी के, मैंने वो भी डिस्कस कर लिए। उसके बाद अब तीसरा पार्ट क्या आता है आपका, ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस, ठीक है। चौथा पार्ट क्या आता है आपका, स्टमक, ठीक है सर, ये बात ध्यान रखिएगा, स्टमक। पांचवा पार्ट आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा पार्ट आपका आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन,
इंटेस्टाइन, ठीक है, और छठा पार्ट आपका आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब इन दोनों पार्ट्स को और ये दोनों पार्ट्स, ठीक है, इसके बाद ये ह्यूमन डाइजेशन क्लियर होगा। अगर इन सारी चीज़ों में आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर मुझसे हर एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं, और पूरे तरीके से हम आपको हर एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और कोई भी चीज़ अगर आपको इस पूरे लेक्चर में समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।